हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा नया चैनल है, ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है। तो आप सभी से विनती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा सर? सब्सक्राइब तो कर लेंगे। देखो, मेरे इस चैनल पर मैं आपको साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, हर एक चैप्टर वाइज बताऊंगा। क्लियर? सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट बताऊंगा और उसी में से सवाल छपेगा। क्योंकि मैं पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जो सवाल मैं बताता हूँ वो एग्ज़ाम में आपके छपता है। अगर जिस कैंडिडेट या विद्यार्थी ने अभी तक बिल्कुल भी साइंस नहीं पढ़ी, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। अगर उसे पास होना है तो 4 से 5 पार्टों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो रट ले बस। और जिन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वो सारे पार्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके जाना। मैं आपको एवसेदे में बनने वाले क्वेश्चन, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, खाली स्थान और बड़े वाले क्वेश्चन सारे ही आपको बुक्स से क्या अंदर से बताऊंगा। क्योंकि देखो, कुछ विद्यार्थियों के पास तो ना तो पासबुक होती, कुछ विद्यार्थियों के पास डेस्क वर्क नहीं होती, तो कुछ भी नहीं होता, तो सीधा अपन किताब से पढ़ेंगे। क्योंकि किताब तो सबके पास होती ही है। एक बार आप विश्वास करें, वाकई में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। तो देखो, आज ये अध्याय नंबर 3 धातु व अधातु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है कि धातु अधातु के 4 गुणधर्म और अंतर आपको बताना है। ठीक है? यानी 4 आपको गुणधर्म, 4 विशेषताएं आपको बतानी है और 4 ही अंतर आपको बताना है। तो देखो, किताब से अगर मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ से स्टार्ट है आपका धातु। तो सबसे पहला जो सवाल बनता है एग्जाम की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट आपका दिख रहा होगा आपको। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, धातुएं कठोर होती है, आपको बिल्कुल याद रखना। सामान्यतः सारी धातु कठोर होती है और कठोरता का जो माप होता है वो भी हर धातु में अलग अलग होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपका जो बनता है, आघात वर्तीयता किसे कहते हैं? यानी किसी भी धातु को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, उसे आघात वर्तीयता कहा जाता है। और सबसे ज्यादा आघात वर्तीय धातु कौन सी है? तो 2 धातु है, एक तो आपका सोना और एक आपका चांदी। 2 सबसे अधिक आघात वर्तीय धातु है। इसके अलावा आगे मैं बात करता हूँ तो देखो, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है ना, उसे तन्यता कहा जाता है। 1 नंबर में सवाल आपका बन सकता है। ठीक है? और सोना सबसे अधिक तन्य होता है। यानी सवाल यूँ बनेगा, एबेसेदे में भी आपका बनता है, तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी? आपका आंसर होना चाहिए सोना। ठीक है? सबसे अधिक आघात वर्तीय धातु कौन सी है? तो सोना और चांदी, दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा। देखो, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी 1 ग्राम जो सोना है ना, उससे खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा तन्य धातु है आपकी कौन सी? सोना। अब आगे देखो, तन्यता का जो सवाल इंपॉर्टेंट था, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आप देख लो, सारे सवाल उतार लेना। ये सारे सवाल आपको किताब में से बताने वाला हूँ। और इसके अलावा भी जो छोटे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, आगे देखो आप, सॉरी। अब इसमें देखो, आपका मैं अगर बताऊँ आपको तो उपरोक्त क्रियाकलाप से इसमें देख लो। अच्छा, इसमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल आपका बनता है ना, कि ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन सी धातु होती है? एक तो सिल्वर, एक कॉपर। सिल्वर यानी आपका चांदी होता है, कॉपर यानी आपका तांबा होता है। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि लेड और मरकरी, ये धातु ऊष्मा की कुचालक होती है, बिल्कुल आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। 1 नंबर में सवाल बन सकता है कि जो आपके घर में बिजली के तार आता है ना, उन पे कौन सा पीवीसी यानी कौन से रबर चढ़ी हुई होती है? तो पॉलीवाइलिन क्लोराइड, रबर जैसी सामग्री चढ़ी होती है जिससे करंट नहीं आता। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब फिर अधातु स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है? अब देखो, यहाँ से मैं आपको 1 नंबर के सवाल बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना। हूबहू एग्जाम आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से आप देख पा रहे हो तो देखना, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हुई। देखो, कमरे में रखी हुई सारी जो अधातु होती है वो ठोस होती है, लेकिन एक मरकरी ऐसी है जो बिल्कुल ठोस अवस्था में नहीं होती। ठीक है? बिल्कुल आपको याद रखना। धातुओं का गलनांक अधिक होता है। ठीक है? बिल्कुल। लेकिन गैलियम और सीजियम का जो गलनांक होता है ना, वो बहुत कम होता है। बिल्कुल आपको याद रखना, क्योंकि इनको हथेली पे लेने पर ये पिघल जाते हैं। हथौली में बंद करोगे आप लेके, पिघल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन अधातु होते हुए चमकीला, क्योंकि चमकीला होने का गुण तो जो कौन सा धातुओं के अंदर होता है, और खुरदरी होती है आपकी अधातु है। तो लेकिन आयोडीन आपका अधातु है लेकिन फिर भी चमकीला है।
आगे बढ़ जाओ। कार्बन के अपरूप आपके 3 है, जिसके बारे में हम आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे अपन। हीरा, ग्राफाइट और फुलरिन। सारी धातु लिथियम और सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। जो बता रहा हूँ सारे पढ़ लेना, हूबहू आपको एग्जाम में सवाल मिलने वाले हैं। अब आगे बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे कि ये सवाल ये आ ही गया, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है, कौन सी होती है? तो ब्रोमीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना। अधातु में तो आपकी मरकरी होती है। देखो ब्रोमीन, अधातु में आपकी ब्रोमीन होती है। ये देखो ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ठीक है, और धातु में बात करें तो आपकी मरकरी होती है। ठीक है, धातु में मरकरी, अधातु में आपकी ब्रोमीन। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मैंने अभी बताया था आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन से होते हैं? सिल्वर और कॉपर। ऊष्मा का कुचालक लेड और मरकरी। आघातवर्ती और तन्यता के बारे में बात कर चुका मैं। आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1 नंबर में आपका सवाल बन सकता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है पढ़ाई, तो आपको देखना होगा। ऐसे धातु जो ऑक्साइड, जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उभयधर्मी ऑक्साइड। एक एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हो, Al2O3 + 6HCl बराबर 2AlCl3 + 3H2। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप ले लेना। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताता हूँ जो कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के आपको याद करना। अपन याद करेंगे एनोडीकरण क्या होता है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनोडीकरण सवाल एग्जाम में बना हुआ भी है, पहले वापस से बन सकता है। एनोडीकरण एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम को एक साफ वस्तु से एनोड बनाकर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जन ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तु बनाई जा सकती है। क्लियर? यहाँ तक आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एनोडीकरण आपका 2 नंबर में सवाल बन सकता है। अब आगे आ जाओ। अब आगे आता हूँ, तो देखो एक सवाल मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके, ये याद रखना आपका अभिक्रियाशीलता का जो आपका घटता हुआ क्रम है ना, एग्जाम में 1 नंबर में या तो या एबीसीडी में आपसे पूछा जा सकता है। घटता हुए क्रम की बात कर रहा तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस में होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक्वारेजिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, भले ही आपको एबीसीडी में पूछे या 1 नंबर वाले सवाल में। एक्वारेजिया होता क्या? तो एक्वारेजिया के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। इसका एक मिश्रण होता है। इस मिश्रण को मिला के एक ऐसा घोल तैयार किया जा सकता है जिसमें जो गोल्ड और प्लेटिनम जैसे धातु होते हैं ना, उनको गलाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गलाया जा सकता है। यानी सोना और प्लेटिनम आपका होता है ना, उनको गलाने में सक्षम, जैसा लिक्विड बन जाता है। बस आपको याद इतना रखना है कि देखो 3:1, तो तीन अनुपात तो होता है आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, HCl, और 1 अनुपात में मिलाया जाता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3। इतना सा आपका याद रखना। ठीक है, देखो वापस से बता देता हूँ, 3HCl का अणु और 1 आपका HNO3 मिलाया जाता है, 1 अणु। ठीक है, इससे बनकर आपका एक्वारेजिया तैयार होता है जो कि एक रॉयल जल होता है, यानी एक लिक्विड होता है जो सोने को पिघलाने में और प्लेटिनियम को पिघलाने में समर्थ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 नंबर या एबीसीडी या 2 नंबर में पक्का बनने वाला। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं और आपको। चलो आगे आ जाओ। देखो आपको याद रखना, उत्कृष्ट गैसें आपसे पूछी जा सकती है कि नहीं 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम बताइए, और या एबीसीडी में देके आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका हीलियम उत्कृष्ट गैस है, नियॉन उत्कृष्ट गैस है, ऑर्गन आपकी और जो है उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख लो, 1 नंबर सवाल आपका बन सकता है। इसके अलावा देखो खनिज क्या होता है, ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं बुक को नीचे कर लेता हूँ, दिखने में आपको आसानी हो जाए। तो भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप यानी भूमि पे जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। अयस्क किसे कहते हैं? कुछ स्थानों पर खनिजों को विशेष धातु से काफ़ी मात्रा होती है, उसे निकालना लाभकारी होता है, ऐसे खनिजों को अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयस्क। अब आगे आ जाओ आप।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ भर्जन और निस्तापन क्या होता है। ये एग्जाम में बड़ा ही बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बिल्कुल आपको याद रखना होगा कि भर्जन और निस्तापन आपका क्या होता है। देखो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, सल्फाइड आईएस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को तो कहते हैं भर्जन। अब निस्तापन क्या होता है? कार्बोनेट आईएस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएमपी जरूर लगाना, पक्का एक आपके एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये विधि जरूर आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ साइड में। देखो ये है ना विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, धातुओं के परिष्करण की एक विधि है। ये डायग्राम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल आप देख सकते हो। ठीक है, एक आपको क्या बनाना, तो एक आपको इसके अंदर देखो, एक तो एनोड की रोड बनानी है, एक कैथोड बना देना, और एक आपको ग्लास बना देना, उसमें आपको विलियन डाल देना, कॉपर सल्फेट का विलियन होता है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना, एक नंबर में डायग्राम बन सकता है, और इसकी प्रक्रिया आपको पूरी पढ़ देनी है। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा देखो आगे मैं बात करता हूँ और इम्पोर्टेंट तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। थर्मिट अभिक्रिया ये आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, देखो मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा आपको दिखने में, ये दो, ये थर्मिट अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। वास्तव में जो आयरन ऑक्साइड होता है ना, Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने में की जाती है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? थर्मिट अभिक्रिया। यानी थर्मिट अभिक्रिया के अंदर कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो पटरी और मशीनी पुर्जे होते हैं ना, उसके बीच में जो दरारें आ जाती है उनको जोड़ा जाता है। एक नंबर में, 2 नंबर में सवाल बन सकता है। अब आगे आ जाओ। यदस लेपन आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो आपको पूछा जा सकता है कि संक्षारण से बचाने के कोई 4 तरीके या कोई विशेषता बताइए। ठीक है, तो देखो किसी भी चीज को, आपको लोहे को संक्षारण से बचाना है तो पेंट कर दो, तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो। ठीक है, यदस लेपन कर दो, क्रोमियम लेपन कर दो, एनोडीकरण से भी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। यदस लेपन क्या होता है? एक नंबर में पूछा जा सकता है। लोहे इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने पर उन पर जस्ते की जो पतली परत चढ़ाई जाती है उसे यसद लेपन कहा जाता है। क्लियर? अब आगे आ जाओ। इसके बाद मैं बात करूं तो मिश्र धातु क्या होती? ये पदार्थ धातु अधातु में कुछ भी हो सकता है, और 2 या 2 से अधिक धातुओं के जो समांगी मिश्रण होता है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। अब आगे आ जाओ। अब देखो आपको नजर आ रहा होगा शुद्ध सोना। शुद्ध सोना, देखो सोना को कैरेट में मापा जाता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, आपको बिल्कुल याद रखना। और 24 कैरेट जो सोना होता है, इसलिए आभूषण बनाने में ये उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि 22 कैरेट शुद्ध सोना और 2 भाग चांदा या तांबे, या तो तांबा मिलाया जाता है या चांदी मिलाया जाता है, आपको बिल्कुल याद रखना। क्योंकि शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते, उसमें 2 भाग आपको तांबा या चांदी का मिलाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अमलगम क्या होता है? यदि कोई धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। अब यहाँ से आपका 1 नंबर सवाल बन सकता है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन सा, भाई पीतल जो है कौन सी मिश्र धातु से मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ते से मिलाकर आपका पीतल बनता है। और मैं आपको बता देता हूँ कांसा, तांबा और टिन मिला के आपका कांसा धातु बनती है। कौन सी धातु बनती है? कांसा। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो इधर ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि शोल्डर जो धातु है ना, वो सीसा और टिन से मिलकर बनी होती है। भी शोल्डर जो आपकी मिश्र धातु है किससे मिलकर बनी होती है? सीसा और टिन से मिलकर बनी हुई होती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के चैप्टर नंबर 3 के। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, तो ये सारे क्वेश्चन आपको रटने ही पड़ेंगे। रट लेना, बहुत अच्छे मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन पास होना, 60+ बनाना, तो पक्के रट के जाना। पास होना तो आप 2-3 पार्ट के कर लेना, और अच्छे नंबर लाने तो सारे क्वेश्चन रट लेना। इस पर आपको सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं।